नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी की जो भी 2015 से लेकर 2020 के अवधि के दौरान में जो भी प्रश्न पत्र यूपी ट्रिपल एससी ने संपन्न कराए हैं, उन सारे प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी ने जो प्रचालक की परीक्षा संपन्न कराई थी 23/8/2015 में, तो दोस्तों उसी परीक्षा के हिंदी के सेक्शन को आज हम लोग लेने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा जो सेक्शन रहेगा सामान्य अध्ययन। तीसरे सेक्शन में दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चौथे सेक्शन में मैथमेटिक्स, यानी 4 सेक्शन में इसमें प्रश्न पूछे गए थे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी के सेक्शन में जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे 50 प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला पार्ट है दोस्तों हिंदी का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। नीचे पहले और दूसरे के लिए निर्देश दिया गया है। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पर एक दूसरे के विलोम ना हो ऐसा जोड़ा चुनना है। गुण अवगुण बिल्कुल सही है। देव दानव बिल्कुल सही है, एक दूसरे के विलोम है। तरल ठोस भी एक दूसरे के विलोम है। लेकिन सम्मान और आज्ञा, तो सम्मान का तिरस्कार होता है, सम्मान का आज्ञा कभी नहीं होता। तो ये दोस्तों एक दूसरे के विलोम नहीं है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा पहले प्रश्न का, वो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में भी दोस्तों वही निर्देश पालन करना है, जो एक दूसरे के विलोम ना हो उस ऑप्शन को हमको चयन करना है। जय का पराजय होता है, सार्थक का निरर्थक होता है, पतन का उन्नति, धर्म का पुण्य। तो दोस्तों पतन का उन्नति होता है, लेकिन धर्म का पुण्य नहीं होता, धर्म का अधर्म होगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे और चौथे के लिए आपको निर्देश दिए गए। नीचे लिखे शब्दों की सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। आपका शब्द है यद्यपि। तो दोस्तों यद्यपि के संधि विच्छेद हम कई बार कर चुके हैं, जो आप पिछले प्रश्न पत्र देखे होंगे उनमें भी इसको रिपीट किया गया है। तो दोस्तों यद्यपि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है यदि धन अपि। यदि धन अपि। दोस्तों यण संधि यहाँ पर आपका होगा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमको सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरस्कार का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दोस्तों तिरस्कार में जो आपका है विसर्ग संधि होता है, और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा तो दूसरे ऑप्शन में तिराह धन कार होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन है आपके बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जो बहुव्रीहि समास होता है, इसमें दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बहुव्रीहि समास में ऐसा होता है। जैसे दशानन, यानी 10 हैं जिसके आनंद, अर्थात रावण, बिल्कुल नया शब्द आ जाए। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। तो दोस्तों ऐसा बहुव्रीहि समास में होता है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता, एक अगला पद ही जो छुपा हुआ रहता है वो पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, बहुव्रीहि आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में दोस्तों 6वें प्रश्न में बात करी गई है गौशाला में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययीभाव। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। गौण मतलब द्वितीय सेकेंडरी होता है। ठीक, तो जो उत्तर पद होता है वही आपका प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पर आपका गौशाला में तत्पुरुष समास होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वें और 9वें प्रश्न, 7वें से लेकर 9वें प्रश्न के लिए दोस्तों निर्देश दिए गए हैं। आपको उपयुक्त पर्यायवाची का चयन करना है। कमल का आपको पर्यायवाची छांटना है। कुसुम, पुष्प, प्रसून और पुंडरीक, 4 आपको पास ऑप्शन है। तो दोस्तों कुसुम, पुष्प, प्रसून ये फूल के पर्याय होते हैं, जबकि पुंडरीक जो होता है वो आपका कमल का पर्याय होता है। इस प्रकार आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अभिलाषा का हमको पर्याय का चयन करना है। तो आपके जो ऑप्शन है आकांक्षा, अहंकार, विकार या हार्दिक। दोस्तों अभिलाषा मतलब चाह होती किसी चीज की, इच्छा होती है, या आकांक्षा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों अभिलाषा के अन्य पर्यायों की बात करें, जैसे कामना हो गई, लालसा हो गई, उत्कंठा हो गई, रुचि हो गई, मनोरथ हो गया, मर्जी हो गई, लिप्सा, स्पृहा इत्यादि इसके प्रमुख पर्याय होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न में पूछा गया आकाश का पर्याय हमको बताना है। आपके ऑप्शन है द्रग, विप्र, व्योम, कगार। तो दोस्तों जो आकाश है उसका पर्याय होता है व्योम, यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य पर्याय की बात करें, अंतरिक्ष, शून्य, गगन, अंबर इत्यादि इसके पर्याय होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 10वें से लेकर 12वें प्रश्न तक के लिए आपको निर्देश दिया गया है कि आपको मुहावरों या लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। आपका मुहावरा दिया है पौ बारह होना, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके दांव हराना, और दूसरा ऑप्शन है
कार सिद्ध होना, तीसरा है लाभ ही लाभ होना, या फिर सुबह हो जाना। तो दोस्तों यहाँ पर 10वें प्रश्न में आपका सही जवाब होगा लाभ ही लाभ होना। पौ 12 होना मतलब लाभ ही लाभ होना, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 11वें प्रश्न में दोस्तों कह रहा है गंगा नहाना, इसका आपको उचित अर्थ बताना है, सही अर्थ बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है पवित्र होना, दूसरा ऑप्शन है कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। दोस्तों बिल्कुल आसान सा है, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। कहते हैं नहीं कोई काम हो जाए तो गंगा नहा लेंगे, इस तरह बोलते हैं, तो यानी कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना। तो ये आपका 11वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आंख लगना। आंख लगना मतलब आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। तो दोस्तों आंख लगना का जो सही अर्थ होगा वो होगा नींद आना। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 में से लेकर 15वें प्रश्न में दोस्तों आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपके पास 13वें प्रश्न में लिखा है अंधों में, फिर इसके बाद रिक्त स्थान दिया है राजा। तो दोस्तों अंधों में लंगड़ा, पहलवान या काना या चतुर। तो दोस्तों काना राजा होता है, आसान सा है, अंधों में काना राजा। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान दिया है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो दोस्तों सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका भैंस शब्द आ जाएगा। ठीक, अब 16वें प्रश्न में दोस्तों आपके पास निर्देश है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पूछ रहा है ये आप करेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला, वा बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। तो दोस्तों पहला जब हम पढ़ेंगे कथन, लिखा हुआ है गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब इसके बाद इस नौका को, ये तो आएगा नहीं, या नहीं आना है। रा में लिखा है बचाती है, पतवार है बचाती है, ऐसा तो होगा नहीं, पतवार है, फिर इसके बाद थपेड़ों भौरों से, ये भी नहीं होने वाला है। वा में लिखा है जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्र बल और त्यागमय जीवन से। तो दोस्तों वाह वाला ही आएगा, पहले के बाद वाह आना है। तो दोस्तों अब हम जो ऑप्शन है उनकी मदद लेंगे। तो चौथे ऑप्शन में है वो वाह है, और किसी में है नहीं, तो यही आपका सही हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम पूरे क्रम को मिला के सही जो निकल रहा है उसका अर्थ ये देख लेंगे। जैसे गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्र बल त्याग में जीवन से, फिर इसके बाद या आएगा इस नौका को, फिर इसके बाद ला आएगा थपेड़ों और भंवरों से, फिर इसके बाद रा आएगा बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती। बिल्कुल सही, आपका चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 से लेकर 18वें तक के प्रश्न के लिए दोस्तों निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो 4 पर चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 17 में लिखा है मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, या कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों यहाँ मेरा भाई जिसकी शादी कल है, क्योंकि शादी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर जिसकी होगा, ना कि जिसका। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इधर आजकल बेमौसम की वर्षा हो रही है। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बताना है 19वें प्रश्न में गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। दत्तक, दत्तचित्त। दोस्तों दूसरे में है दत्तक, तो गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ 20वें प्रश्न में दोस्तों बताना है जो मापा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है आपके अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या फिर अपर। तो दोस्तों जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द का चयन करेंगे तो वो होता है अपरिमेय। पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। 21वें प्रश्न में दोस्तों आपको बताना जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र या सुपात्र। तो दोस्तों जो उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो। अगर जो उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए दोस्तों कृतज्ञ शब्द का चयन करते हैं। 22वें प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। सरोकार, निराकार, साकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जिसका कोई आकार ना हो जिस ईश्वर का, उसको हम लोग निराकार कहते हैं, यानी आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। संख्या, गोद, पृथ्वी या नाटक की एक भाग। तो दोस्तों जो पृथ्वी है ये अंक का अनेकार्थी नहीं होता। बाकी संख्या के लिए भी अंक आता है, गोद के लिए भी अंक आता है। जैसे एक होता है एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अंक सायनी, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए अंक सायनी शब्द आता है। कई बार पूछा भी गया है, यूपी ट्रिपल एससी ने अपने पेपर में पूछा है। और यहाँ पर दोस्तों नाटक के एक भाग को भी अंक ही बोला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के लिए अंक शब्द का चयन नहीं करा जाता है।
यहाँ पर दोस्तों बताना है पंच शब्द का निकटवर्ती शब्द नहीं है। पाँच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या पंचानन। दोस्तों पंचानन नहीं होता है पंच के लिए, बाकी पाँच के लिए भी पंच का प्रयोग करते हैं, ग्राम सरपंच के लिए भी, निर्णय करने वाले के लिए भी पंच का प्रयोग करते हैं। 25वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों वृक्ष जब अलगाव का अर्थ होता है तो से कारक जो है दो जगह यूज होता है, करण कारक में भी होता है और अपादान में। लेकिन जब अलगाव का भाव होता है, हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपका अपादान कारक होता है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होता है। इस तरह कहते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अपादान कारक कर्ण भी होता है, इसमें से आता है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों किसी मीडियम, जब कोई माध्यम के द्वारा आप कोई काम करते हैं, जैसे तुमने चाकू से उसको मार दिया, तो यहाँ पर चाकू से, तो यहाँ पर जो से आया ना वो कर्ण कारक के लिए प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, औ, अपि, प्र या परि। तो दोस्तों परिभाषा में परि उपसर्ग है, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हाँ तीसरे नंबर पे लिख दिया गया है, ये चौथा ऑप्शन है, तो ये परि है। दोस्तों आपको आंसर देखना है क्या सही है क्या है, ऑप्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वें प्रश्न में पूछा गया बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो दोस्तों बहाव में जो आपका प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है, आव होता है, बड़ा आव इस तरह होता है। ठीक, अगले प्रश्न 28 से 32 में के लिए दोस्तों आपको दिया गया है निम्नलिखित में असमार्थक शब्द का चयन करना है। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से एक बाकी तीनों से अलग होगा, उसका चयन करके बताना है। जैसे लिखा हुआ है पीड़ा, संकट, व्यथा या दर्द। तो दोस्तों पीड़ा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं संकट जो है बिल्कुल अलग है, पीड़ा, व्यथा और दर्द एक जैसे हैं। जब दर्द हो रही कोई चीज़ में, व्यथा हो रही है, संकट, दर्द हो रहा है, एक जैसे हैं, जबकि जो संकट है दोस्तों वो तीनों से हटके है, तो ये असमार्थक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्नेह, अनुराग, द्वेष या प्रीति। तो दोस्तों द्वेष आपका बिल्कुल अलग है, स्नेह, अनुराग, प्रीति तीनों का एक ही मतलब होता है। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। तो दोस्तों यहाँ मृत्यु अलग है, जबकि जन्म, उगना, उत्पादन तीनों का एक ही अर्थ है, समानार्थक शब्द है। यहाँ पर वीर, निडर, सूर, डरपोक। दोस्तों यहाँ डरपोक अलग है, जबकि वीर, निडर और सूर तीनों का एक ही मतलब होता है। 32 में स्वर, आवाज़, श्रवण, ध्वनि। तो दोस्तों स्वर मतलब कुछ बोलते हैं, आवाज़ में भी बोलते हैं, ध्वनि में भी कुछ न कुछ आवाज़ निकलती है, जबकि श्रवण में सुनते हैं, तो ये एकदम अलग है। तो आपका तीसरा ऑप्शन ही जवाब होगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे 33वें प्रश्न में बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, भारत में अनेक जातियां हैं, बाकी गलत हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है अलंकार का चयन करना है कि कौन सा अलंकार। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा अलंकार है, करुण रस। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों आपको रस बताना है कौन सा रस है। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है, करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार रस या अद्भुत रस। दोस्तों यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ पर नायक और नायिका का वर्णन किया जा रहा है और उनसे बिछड़ने की बात करी जा रही है, तो नायिकाएं कह रही निस दिन बरसत नयन हमारे, तो यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35वें प्रश्न में कह रहा है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो दोस्तों इसमें कौन सा आपको बताना है रस है, शांत रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या फिर करुण रस। तो दोस्तों यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट तो मेरो पति सोई। दोस्तों यहाँ पर आपका नायक और नायिका का चित्रण किया गया है। मीराबाई का पद है, वो श्री कृष्ण के लिए ये पद पढ़ती हैं, तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है। 36 से लेकर 38वें प्रश्न तक के लिए दोस्तों आपको ये नीचे दिया गया पैरा पढ़ना है और इसके आधार पर आपको उन प्रश्नों का सही जवाब देना है। जैसे लिखा हुआ है सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। ठीक, बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें स्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। ठीक, यहाँ तक हो गया। जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर सौंदर्य की, मनोहरता और सौंदर्यता दोनों की बातें करी गई हैं और दोनों का मतलब समझाया गया। क्वेश्चन देखते हैं,
लिखा है कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी प्रकृति, अभिव्यक्ति, उसकी मनोहरता, उसका सौंदर्य। तो दोस्तों कालिदास ने जो प्रकृति का वर्णन किया है उसकी मनोहरता के आधार पर किया है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वें प्रश्न में है सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहर। दोस्तों सौंदर्य की परख मनोहरता के आधार पर की जाती है। ठीक, इंद्रियों के आधार पर जो बाहर सौंदर्य है वो तो देख लेते हैं, लेकिन जो आंतरिक सौंदर्य है वो नहीं देख पाते। तो दोस्तों मनोहरता के आधार पर सौंदर्य की परख की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की अनुभूति, तीसरा है सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो दोस्तों इसका ऊपर जो शीर्षक सबसे अच्छा शीर्षक है वो है साहित्य और सौंदर्य। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 39 प्रश्न में कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री। तो दोस्तों हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों व्याकरण के माध्यम से ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता है। तो टा वर्ग में क्या नहीं आता है दोस्तों, यहाँ धा नहीं आता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा आते हैं। धा वर्ग जो है वो ता वर्ग में आता है, ता, था, दा, धा, ना। ठीक, तो इस प्रकार ये ता वर्ग में आता है, टा वर्ग में नहीं आता है। यहाँ आपका ये धा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता, धीरे धीरे शब्द क्या है इस वाक्य में। ठीक, तो इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, ओवरऑल ये कहने का मतलब है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो दोस्तों धीरे धीरे विशेषता बता रहा पढ़ने की, वो पढ़ना जो है आपका वो क्रिया है, यानी क्रिया की जो विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। 44वें प्रश्न में कहता है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर लड़का जो है एक जाति को प्रकट करता है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये दोस्तों किसी की विशेषता बता रही है। तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि जो जवान है, ये बालक है, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक, इन सभी से एक जाति का बोध होता है। सुंदर दोस्तों विशेषण का कार्य करेगा, विशेषण है। अगर सुंदरता होता तो वो आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वें प्रश्न में दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, पौधा, लड़का, प्राण या पुस्तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्राण शब्द है वो बहुवचन है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 से 50 के लिए दोस्तों नीचे दिए लिखे शब्दों का सही विलोम का चयन करना है। परोक्ष का विलोम दोस्तों क्या होगा, परोक्ष का दोस्तों आपका विलोम होगा प्रत्यक्ष, जो सामने उपस्थित हो वो प्रत्यक्ष कहलाता है, परोक्ष जो आपके सामने ना हो। 48वें प्रश्न में दोस्तों हमको उत्कृष्ट का विलोम, उत्कृष्ट मतलब एक्सीलेंट, जो बहुत ही अव्वल दर्जे का हो, उसके लिए दोस्तों निकृष्ट आपका विलोम होगा, घटिया। ठीक, यहाँ 50वें नंबर में दोस्तों बताना है चिरंतन का विलोम। तो चिरंतन का जो आपका विलोम होगा वो आपका होगा नश्वर। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चिरंतन का जो शाश्वत है दोस्तों वो तो पर्याय ही हो जाएगा, और निरंतर भी दोस्तों पर्याय के रूप में ही हम यूज कर सकते हैं। निरंतर का अगर विलोम होगा तो वो दोस्तों कभी कभी हो जाएगा। और जबकि नैसर्गिक जो है दोस्तों, नैसर्गिक अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है प्राकृतिक, इसका विलोम कृत्रिम होता है। तो दोस्तों 50वें प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका नश्वर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों आपका हिंदी का सेक्शन कवर हो जाता है प्रचालक की परीक्षा का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को, फिर उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स को। तो यहाँ तक दोस्तों आपने हिंदी के क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के मत शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।